नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। अजमेर दरगाह मामले को लेकर 20 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अपना पक्ष रखेंगे। कोर्ट में वाद दायर करने वाले विष्णु गुप्ता ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित कर अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए इतिहास से जुड़ी जानकारियां साझा की। आपके पूरे भारतवर्ष की मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका स्वागत व अभिनंदन करता हूं कि आज जिस मुद्दे पर हम यहां पर एकत्र हुए हैं, हमारे बीच में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता जी पधारे हुए हैं। इनके साथ में आचार्य मदन जी हरिद्वार से पधारे हुए हैं और हमारे बीच में तरुण जी वर्मा जो कि कार्यक्रम संयोजक भी हैं और शिवसेना के प्रमुख हेमंत वर्मा जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। इन सब ने बैठ के जो रूपरेखा तैयार की है, ये हमारा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मुख्य उद्देश्य यह है कि अजमेर का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। इसके पीछे कारण यह है कि लोगों में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ फैल गई हैं। कोर्ट में मुकदमा करने का सबको संवैधानिक अधिकार है और इसको किसी से न तो कोर्ट मना करती है, न संविधान मना करता है, न कोई राष्ट्र की कोई नीति और विधि करती है। तो हमारे विष्णु गुप्ता जी ने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा है। अब जो न्यायालय तो तय निर्णय करेगी वो फाइनल होगा। आपका किसी का संवैधानिक अधिकार नहीं छीन सकते कि न्यायालय में ना जाए और फिर इस प्रकार से किसी को धमकी दें, गलत बोले, अनगल बात करें। और हमारे अजमेर शहर का वातावरण किसी भी दृष्टि से हम बिगड़ने नहीं देंगे। विष्णु जी गुप्ता को जब सारे संगठनों ने मना कर दिया, इवन तक RSS, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो सत्ता में है, उनकी भी मदद हो सकती है क्योंकि उनके ऊपर आरोप लग जाए कि भाई ये आप करवा रहे हैं। जबकि विष्णु गुप्ता जी ने जो मामला किया वो अपने स्वयं विवेक से किया है। इस संदर्भ में जो मुकदमा दर्ज हुआ, न्यायालय ने आदेश भी कर दिए, उनको नोटिस भी दिया है पार्टी को और कल इसकी सुनवाई होने वाली है। तो सुनवाई होने वाली है तो किसी प्रकार से सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं बिगड़े, इस संबंध में हमने प्रशासन को, पुलिस को और सरकार को आश्वासन देते हैं कि हम किसी प्रकार से हमारी तरफ से कोई भी किसी भी दृष्टि से कोई भी हम गलत काम नहीं करेंगे और न सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगड़ने देंगे, क्योंकि अजमेर शहर हमारा है, जो हमारे स्थानीय निवासी है उनका है और हमारा जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इस संदर्भ में हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा है। और जो लोगों में भ्रांति थी कि विष्णु गुप्ता जी किसी उल्टा सीधा स्टेटमेंट देंगे या ऐसा करेंगे, इसलिए हमने सबसे पहले इनको ला के खड़ा कर दिया है और वो आपको जो भी उन्होंने मुकदमा किया है, जो भी स्थिति है, वो इस पर शामिल करेंगे। दूसरी बात है कि जब उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई और हमको ऐसा लगा कि इनको जान से मारने की धमकी दी है, हमने संभागीय आयुक्त के द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और आपको बहुत बहुत पत्रकारों का और सभी पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत आभार कि इनको सुरक्षा मिल गई है, PSO मिल गया है, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था हुई है। और कुछ अभी हमारी मांगें अधूरी रह गई हैं जो अब हम कल प्रशासन से मिलेंगे और उनको मांगों को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे विष्णु गुप्ता जी की, जो जीवन को खतरा बना हुआ था कुछ लोगों से, जिस प्रकार से हमारे पास समाचार आ रहे थे और हमको लग रहा था, तो वो हमारे पुलिस प्रशासन और सरकार ने हमारी उस मांग को पूरी करके, इसलिए हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अजय शर्मा जी ने जो आज इस मुद्दे पर समर्थन दिया है वो मैं मानता हूँ पूरे अजमेर की जनता का यही मत है और मैं पूरी अजमेर की जनता और अजमेर के सभी देशवासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ और अजमेर की धरती को मैं एक बार पुनः हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, क्योंकि ये धरती वीरों की धरती है। और यहाँ आपने देखा जो मोहम्मद साबुद्दीन गौरी 1150 ईस्वी में वो यहाँ आया और भारत में आकर उसने अजमेर ही चुना, क्योंकि अजमेर जो बहुत फलती फूलती एक जगह थी, एक शासन था जिसका नाम अजय मेरू था। अजय जो थे पृथ्वीराज चौहान जी के फादर थे, उनका नाम अजय था और उसी के नाम पे इनका अजय मेरू इस शहर का नाम पड़ा। तो ये फलता फूलता जो शहर रहा, उस शहर को लूटने के लिए आताताई यहाँ आए और जब मोहम्मद साबुद्दीन गौरी पहली बार आया तो उनकी सेना में एक सैनिक थे जो आज ख्वाजा साहब के नाम से जाने जाते हैं, वो उनके सेना में आए थे और ऐसा बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। वो साबुद्दीन गौरी के साथ ही आए थे और आने के बाद जब साबुद्दीन गौरी हार गया, भाग गया, लेकिन ख्वाजा साहब यहीं डटे रहे और यहाँ डटे रहे। डटने के बाद उन्होंने यहाँ काम क्या किया, उन्होंने कहा कि इस्लाम का
शांतिपूर्वक प्रचार किया। लेकिन कुछ मुसलमानों की खुद की किताबें ये कहती हैं ख्वाजा साहब ने 90 से 95 लाख लोगों का इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराया। तो मैं मानता हूँ जब कोई व्यक्ति शांति का प्रतीक या कोई सूफी समाज से ताल्लुक़ रखता है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो मानवता की बात करेगा। वो ये नहीं करेगा कि आप हिंदुज़म गलत है, इस्लाम ठीक है, या इस्लाम गलत है, हिंदुज़म ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं, लेकिन लोग बोलना नहीं चाहते। अब मैं यहाँ यही चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ इस विषय पे हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य थे कि जो अजमेर की जो दरगाह है, जिसे लोग दरगाह ख्वाजा साहब के नाम से जानते हैं, वो असल में भगवान संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर है और शिव मंदिर है। इसके सभी साक्ष्य हमने माननीय अदालत के समक्ष रखे। अदालत ने हमसे बहुत सारी बातें पूछी, बहुत सारा संशोधित दिया, हमने जवाब दिया, जैसा कि सभी लोगों को मालूम है पूर्व में। अब उसमें सभी पार्टियों को नोटिस हो चुके हैं। अब उन पार्टियों के जवाब आने हैं, जो कि तारीख कल है 20 दिसंबर 2024। कल सभी पार्टियों के जवाब आएंगे। मैं भी उसी कोर्ट में उसी डेट के सिलसिले में दोबारा मेरा अजमेर आना हुआ है। तो अब हमारी कोर्ट में हमारी पूरी बहुत अच्छी तैयारी है कि जो ये दरगाह है वो असल में दरगाह नहीं, संकट मोचन महादेव मंदिर है। ऐसे साक्ष्य बहुत सारे हमने पेश किए। जैसे आपने सुना होगा असाउद्दीन ओवैसी जो सांसद है MIM पार्टी का, उसने बोला आमिर खुसरो वो एक किताब बता रहा है, बता रहा है 1300 ईस्वी किताब। मैं यहाँ एक किताब और आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। इस किताब का नाम है पृथ्वीराज विजय। ये 1250 ईस्वी की किताब है, 1250 ईस्वी की। वो बता रहे 1300 ईस्वी की, 1250 ईस्वी की। और इसमें अजमेर के बारे में और मंदिर के बारे में और यहाँ की चर्चाएं बारे में सब कुछ लिखा है। ये भी किताब हम जल्दी ऑन रिकॉर्ड माननीय अदालत के समक्ष रखेंगे, ये हम फाइल करेंगे। इससे ये साबित हो जाएगा कि ख्वाजा साहब के आने से पहले, जब ख्वाजा साहब यहाँ नहीं आए थे, उस समय उस पृथ्वीराज चौहान के जो वंशज हैं, वो यहाँ महादेव की जो पूर्वज हैं, महादेव की यहाँ पूजा पाठ निश्चित रूप से होती थी और वो समय रहते हुए होती रही। लेकिन जब साबुद्दीन गौरी आया तो उन्होंने अत्याचार करके राजाओं को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मारा गया, सबको पता है। पृथ्वीराज चौहान ने बार बार उसको छोड़ा, लेकिन एक बार धोखे से पृथ्वीराज चौहान को हराया और उनको बांध के यहाँ से ले गए और उनकी आंखें फोड़ दी गई। ये बहुत ही शर्म की बात है, अजमेर के लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और उनके हत्यारे आज भी हैं यहाँ। तो मैं ये ही कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने अजमेर दरगाह का निर्माण किया, उसी व्यक्ति जो खिलजी खानदान से ताल्लुक़ रखता है, उसी व्यक्ति ने 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि संस्कृत वेद विद्यालय होता था, उसको तोड़ दिया, फोड़ दिया और एक मस्जिद बना दी। और उसी व्यक्ति के खानदान के लोगों ने संस्कृत वेद विद्यालय। सबसे पहले अजमेर की जनता का धन्यवाद कि इस विषय पर उन्होंने पूर्ण अपना समर्थन दिया है और इस बात की मांग और सर्वे की जो मांग है उसका समर्थन करने का जो सहयोग विष्णु गुप्ता जी को भी मिला है और हमारे अजय शर्मा जी ने भी बताया कि यहाँ की जनता का हमें बराबर सहयोग मिल रहा है। इसके लिए इस प्रदेश की और इस जिले की, अजमेर की विशेष रूप से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस पर एक जांच होनी चाहिए। देखिए, ये 12वीं शताब्दी का विषय है जब मोइनुद्दीन चिश्ती की यहाँ पर आगमन होता है। उसी समय पृथ्वीराज चौहान जी तेहरान के युद्ध में हारते हैं, जबकि उससे 1 साल पहले मोहम्मद गोरी को उन्होंने हराया था। देखिए, ईरान से कोई व्यक्ति आता है और यहाँ पर अपना धर्म का स्थापना करता है और हमारा राजा, हिंदू राजा जो दिल्ली में भी सिंहासन बैठे थे, वो हार जाते हैं। ऐसे ही कश्मीर के अंदर 15वीं शताब्दी में ईरान से सूफीवाद आए और हमारे वो हिंदू राजा थे, ख़त्म हो गए। उसके बाद से हमने कितना लंबा संघर्ष किया। देखिए, धर्म का आड़ में बहुत कुछ राजनीतिक षड्यंत्र भी होते हैं। भविष्य में ये षड्यंत्र ना हो, भारत पूर्णतः सुरक्षित रहे, इसलिए इन सब की सर्वे होनी चाहिए और जांच सामने आनी चाहिए, ताकि इतिहास में जो गलतियां हम लोगों से हुई हैं, हमने धर्म के नाम पर उदारता रखकर इस देश के टुकड़े भी करवाए हैं। बांग्लादेश का जो आज हाल हो रहा है वो दोबारा से 1947 जैसा पहुँच गया है और भारत फिर असुरक्षित हो चुका है। तो ये केवल सर्वे एक नहीं है, संभल भी हो गया, अयोध्या भी हो गया, काशी भी हो गया, सब जगह तमाम जगहों पर ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये शायद एक बहुत बड़े
राजनीतिक जागरूकता का एक प्रतीक है कि हिंदू जग चुका है। इसके लिए मैं पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। विष्णु जी ने जो इस प्रयास में दिल्ली से आकर इस मुद्दे को यहाँ पर उठाया है, इसकी बहुत आवश्यकता थी और अजमेर की जनता उनका पूर्ण समर्थन करती है। इस बात को सुनकर और देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। आचार्य जी, जहां आप तरफ कह रहे हैं कि राजनीति जग चुकी है अजमेर के अंदर, और लेकिन वहीं हिंदूवादी संगठन चुप है, भारतीय जनता पार्टी चुप है, आरएसएस इस मामले में चुप है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरएसएस एक न्यूट्रल संगठन है, वो एक सेवा के लिए संगठन है। उनका एकदम स्पष्ट राजनीतिक मत कभी था ही नहीं। वो देश की सेवा के लिए है, इसलिए उनको तो अभी दौर किए। भाजपा की बात है, भाजपा राज्य सरकार में इस समय है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस संबंध में जितने भी उपद्रवी होंगे, जो न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने वाले, उनको शांत करने का काम करेगी। भाजपा तो बल्कि कहती है ये कांग्रेस के एजेंट है, नहीं, ऐसा कुछ भाजपा नहीं को है। बदनाम करने के किसी लिए कार्य एक कर रहा है। व्यक्ति के मत से पूरी पार्टी का मत नहीं होता, इस पर भी ध्यान रखिए। आज स्वामी सर्वानंद विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय आशागंज अजमेर में नवनिर्मित प्रयोगशालाओं के उद्घाटन और लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पश्चात एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें विद्यालय से जुड़े ट्रस्टी, सचिव और अध्यक्ष ने नवनिर्मित प्रयोगशालाओं के उद्घाटन और विद्यालय की प्रगति से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय के शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों और चेलाराम फाउंडेशन के सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने भविष्य में विद्यालय की ओर से विद्यार्थियों की शैक्षिक और सर्वांगीण विकास के लिए किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी भी साझा की। रामस्वरूप विजयवर्गीय, सचिव विद्या समिति एवं स्वामी सर्वानंद विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रबंध समिति का अध्यक्ष, आज 19/12/2024 को विद्यालय के साइंस फैकल्टी के लिए 3 बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की तीनों प्रयोगशालाओं का इनॉग्रेशन उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन के मुख्य अतिथि मिस्टर आशुतोष वैद्य, जनरल मैनेजर एजुकेशन, चेलाराम फाउंडेशन, बम्बई हैं और इन्होंने 10:30 बजे विद्यालय में प्रवेश कर तीनों लैब के फीता काटकर इनॉग्रेशन किया और पूरी लैब का अवलोकन किया। इस लैब में 4.5 लाख रुपए की प्रायोगिक सामग्री से सुसज्जित किया गया है और विज्ञान के बच्चों को इसमें नियमित अध्यापन कराया जाएगा। चेलाराम फाउंडेशन ने इस साइंस ब्लॉक और प्रायोगिक सामग्री की लैब की प्रायोगिक सामग्री के लिए पर्याप्त आर्थिक सहयोग प्रदान किया है, जो अनुकरणीय है और सुधार सभा इसके लिए चेलाराम फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। इसके पश्चात क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया इसमें? इसके बाद मिस्टर मुख्य अतिथि का अभिनंदन किया गया, क्योंकि मिस्टर आशुतोष वैद्य ने प्राइमरी तौर पर पहले आकर के इस साइंस ब्लॉक के बारे में तहकीकात की थी और वो ही इसको इनॉग्रेशन के लिए आए और इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर, इसलिए उनका स्वागत और अभिनंदन सुधार सभा विद्या समिति की तरफ से किया गया। अब इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सुधार सभा के हितैषी सारे सेवाधारक और पदाधिकारी, सारे अभिभावक, विद्यालय में छात्र अध्ययन कर रहे बच्चों के 6ठी से 12वीं तक के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरा आयोजित होगा। 12:30 बजे 1 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद अभिभावकों को ऊपर तीनों लैब का अवलोकन कराया जाएगा और मुख्य अतिथि को जलपान और अभिभावकों को भी जलपान करा करके फिर इस कार्यक्रम का समापन होगा। आपका शुभ नाम? रामस्वरूप विजयवर्गीय, उर्दू पद बोलो ना, स्कूल मैनेजमेंट अध्यक्ष एवं सुधार सभा द्वारा संचालित
सारी एजुकेशनल ब्रांच विद्या समिति का सेक्रेटरी हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से सहायक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त होकर के गत 30-35 साल से मैं ऑनरेरी समाज सेवा का कार्य इस संस्थान में सुधार सभा में कर। आज साइंस ब्लॉक जिसमें 3 लेबॉर्ट्रीज फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके अलावा एक क्लासरूम जो उसके पास में जहाँ थ्योरी क्लासेस हो सके, उस टोटल ब्लॉक जो चेलाराम साइंस ब्लॉक के नाम से आरंभ किया गया है, जिसके लिए आप पधारे हैं मुंबई से और 44 लाख इनने दिए हैं। 40 लाख इसके कंस्ट्रक्शन के लिए और 4 लाख दिए इनके साइंस लेबॉर्ट्रीज के इक्विपमेंट के लिए, कि जैसे यहाँ से निकलते हुए बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान मिल सके। पर्टिकुलरली +2 स्टेज की जो पढ़ाई है उसमें प्रैक्टिकल जब करेंगे लेबॉर्ट्रीज में, अच्छी लेबॉर्ट्रीज में, तो स्वाभाविक है उनका दिमाग और खुलेगा और आगे जाने के लिए तैयार होगा। किसी भी विद्यालय को आगे आने के लिए जब तक ये सुविधाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं होती हैं तब तक आगे बढ़ना मुश्किल होता है। और सुधार सभा का ध्येय केवल यहीं ख़त्म नहीं होता है। प्री प्राइमरी से 12th तक तो है, अब तो और आगे बातें सोची जा रही हैं कि इन बच्चों के लिए जो विद्यार्थी सारे शहर में, आप सबको जानकारी है कि अजमेर में अच्छे स्कूल्स गत 8 से 10 वर्षों में करीब 8 से 10 बहुत अच्छे स्कूल्स आ गए। लेकिन अगर निगाह करें कि इससे आगे की स्टेज जो है +2 के बाद में कॉलेज लेवल के, प्रोफेशनल कॉलेज के लेवल पे अजमेर में अभी भी बहुत कमियां हैं। तो सुधार सभा सीरियसली विचार कर रहा है इस बात के लिए कि यहाँ के बच्चे, पर्टिकुलरली जो लोअर मिडिल क्लास और उससे भी पुअरर सेगमेंट है, उनके लिए तो आगे बढ़ने के लिए कोई भी रास्ता खुला नहीं है। आज वो मुंबई, बेंगलोर, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, वहाँ जाके प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि वहाँ की जो फीस है और वहाँ जो रहने और खाने का खर्चा है वो इतना ज़्यादा है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। विद द रिज़ल्ट, चाहे कितनी भी अच्छी रिज़ल्ट उनकी क्यों नहीं हो, लेकिन उनका भविष्य उज्ज्वल नहीं होता है। तो इसलिए सुधार सभा ने ये सोचा है कि इस बात पे और गौर करके एक बहुत बढ़िया सा प्रोफेशनल कॉलेज आरंभ किया जाए, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे, डिग्री कॉलेज के लेवल पे और सर्टिफिकेट कोर्सेज बच्चों को, पर्टिकुलरली लोअर मिडिल क्लास एंड पुअरर सेगमेंट को यहाँ का यहाँ ही बहुत ही रीज़नेबल फीस पे प्रोवाइड किया जाए। तो साइंस का लेबॉर्ट्री का आज का उद्घाटन उसका रास्ता और आगे बढ़ाने के लिए साफ कर रहा है। आज हर्ष की बात है कि आप वैद्य जी पधारे हैं वहाँ से और आप सबका यहाँ आना हुआ है। हमें बच्चों को साइंस के लिए और तरक्की मिल गई। साइंस, क्योंकि साइंस के अलावा आगे रास्ता खुलता ही नहीं। साइंस के साथ साथ तो और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आईटी में इतनी प्रगति हो रही है, कॉमर्स के दृष्टि से और प्रगति हो रही है, तो वो तो सभी रास्ते खुलेंगे। तो एक आज का दिन एक लैंडमार्क दिन रह जाएगा, जिसने न केवल आज के वक्त के विद्यार्थियों के लिए सोचा है, लेकिन भविष्य के विद्यार्थी, शहर भर के लिए। ईश्वर ठारानी सुधार सभा की विद्या समिति का चेयरमैन हूँ। स्वामी सर्वानंद विद्या मंदिर, आपको मालूम है, संत के आशीर्वाद से, संत के नाम से प्रेम प्रकाश मंदिर आप सब लोग वाकिफ हैं। उन्हीं के लीनिएज में स्वामी सर्वानंद जी रहे गुरु, उनके नाम से, उन्हीं के सक्सेसर, उनके आशीर्वाद से इस विद्यालय का आरंभ हुआ था 45। नमस्ते जी, मैं चल्लाराम फाउंडेशन मुंबई से आया हूँ। चल्लाराम फाउंडेशन एक संस्था है जो श्री लाल चल्लाराम और शोभना चल्लाराम मैडम ने स्थापित की है सन 2000 में। चल्लाराम फाउंडेशन की शुरुआत वैसे देखी जाए तो 1948 में हुई थी, जो लाल चल्लाराम जी के सर दादाजी थे किशन चंद चल्लाराम, जिन्होंने किशन चंद चल्लाराम एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना की और बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट किया मुंबई में। इसके बाद उनके बेटा भाई लोकुमल किशन चंद जी ने लोकुमल किशन चंद ट्रस्ट की स्थापना की, जो एजुकेशन के साथ बाकी का चैरिटी एक्टिविटी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया।
उनके बाद उनके पुत्र श्री लाल चल्लाराम जी ने सन 2000 में चल्लाराम फाउंडेशन की स्थापना की, जिनके द्वारा वो चैरिटी एक्टिविटीज नॉट ओनली इन इंडिया बट बाकी के देश में भी उन्होंने चैरिटी एक्टिविटीज सपोर्ट करना शुरू कर दिया। चल्लाराम फाउंडेशन का जो सपोर्ट रहता है वो अलग अलग डायरेक्शन है, उसमें एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, आर्ट, कल्चर, यूथ इनिशिएटिव, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनिमल वेलफेयर, ऐसे 7 अलग अलग डायरेक्शन में चल्लाराम फाउंडेशन सपोर्ट करती है। सपोर्ट यानी इंडिया में जो भी एनजीओज हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको फंड्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं अच्छे काम के लिए। फंड्स प्रोवाइड करते समय पूरा ड्यू डिलिजेंस होता है और जब भी हमें विश्वास होता है कि ये संस्था अच्छा काम कर रही है, इसके पदाधिकारी सक्षम है, ये आगे काम लेके जाएंगे, तभी हम फंड्स देने की एग्री करते हैं। वैसे ही हमने जब भी इधर देखा कि सुधार सभा लास्ट 100 साल से भी ज़्यादा इधर सेवा कार्य कर रही है एजुकेशन के लिए, हमें जब भी इसकी जानकारी हुई पहले हमने उसका पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली, इनके पदाधिकारी की इन्फॉर्मेशन ले ली, इनका आगे क्या प्रोजेक्ट है वो सब समझ लिया। ड्यू डिलिजेंस पूरा हो जाने के बाद जब भी हमें समझा कि ये लोग काम नहीं कर रहे तो एक सेवा कर रहे हैं, 75, 80, 85 ईयर्स के एज में भी ये लोग पूरी तरह से इधर सेवा कर रहे हैं और सालों से कर रहे हैं और उनको रिटर्न्स में कुछ नहीं चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं वो समाज के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। तभी हमने समझ लिया कि ये सही है, जगह है कि इधर फंड्स प्रोवाइड करके कुछ अच्छा काम किया जाए और इसके लिए हमने करीबन 44 लाख का डोनेशन इधर दे दिया साइंस लैबोरेटरी ब्लॉक स्थापित करने के लिए और आगे भी हम लोग इनको सपोर्ट करेंगे, ऐसी हम भावना व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? माय नेम इज आशुतोष वैद्य, सीनियर मैनेजर चल्लाराम। कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ से जुड़े अधिवक्ताओं ने आज बस स्टैंड के बाहर प्रदर्शन किया और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया। प्रदर्शनकारियों ने अमित शाह के सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और उनके इस्तीफे की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो वे और भी कठोर कदम उठाएंगे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। रहे भीमराव अंबेडकर जी के हम इस स्टेचू के सामने हमने आज अमित शाह जी का पुतला जलाया है। संसद में अमित शाह भीमराव अंबेडकर जी के लिए जो शब्द कहे हैं उनकी हम निंदा करते हैं। निंदा प्रस्ताव पारित करके आज विधि विभाग कांग्रेस ने अमित शाह का पुतला जलाया है। जब तक सार्वजनिक रूप से अमित शाह जी अपने शब्द वापस नहीं लेते संसद में, तब तक हम विरोध जारी रखेंगे। विरोध अलग अलग प्रकार से जारी करेंगे। आज हमने पुतला जला के विरोध किया है, कल चिट्ठी लिख के और मैसेजेस करके विरोध जारी करेंगे। इस तरीके का व्यक्तित्व भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कोई भी व्यक्ति, चाहे अमित शाह हो चाहे मोदी जी हो, कोई भी ऐसा जारी नहीं करें। हम ये कांग्रेस विधि विभाग और अधिवक्तागण आज पुतला जलाया है, आइंदा भी करते रहेंगे विरोध। चंद्रभान सिंह राठौड़, पूर्व अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन। विरोध हमने ये किया है कि अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा के लोग, संघ के लोग, हमेशा से ये इनकी रीति नीति है कि किस तरह से संविधान को दबाया जाए, संविधान को कुचला जाए। किस तरह से भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने ये संविधान बनाया और जिन्होंने ऐसे प्रावधान लागू किए जिसमें भारत के सब नागरिक समान बनाए जाए, उस नीति से, उस प्रावधानों से चिढ़कर, क्योंकि ये किसी भी हाल में ये नहीं चाहते कि इनके व्यापारिक दोस्त, इनके उच्च वर्ग के लोग जो इनकी सरकारों में हैं, जो इनके ब्यूरोक्रेट्स में, पावर में है, सब जगह पे है, ये उच्च लोगों की सरकार है। तो उन उच्च लोगों को खुश करने के लिए ये जो दलितों हैं, ये निम्न वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको कुचलने के लिए, दबाने के लिए ये हर समय ऐसी चेष्टा करते हैं जिससे ऐसा भेदभाव पैदा हो कि गरीब गरीब रह जाए, दलित दलित रह जाए और उनको कुचला जाए। इनकी ये चेष्टा इनके समय समय पर इनके भाषणों में और कभी कदाक इनके मुंह से निकल जाती है। जैसा कि कल संसद में हुआ, संसद में अमित शाह जी ने बोला कि भीमराव जी कोई भगवान थोड़ी ना है। माना वो भगवान नहीं है, लेकिन भारत की जनता उनको भगवान तुल्य समझती है। उन्होंने जो प्रावधान किए, उन्होंने जो संविधान के प्रावधान दिए लोगों को उठाने के लिए, वो भगवान तुल्य उनके कर्म थे, तो जनता उनको भगवान तुल्य लेती है। अब आप इस तरह से अपने उच्चारण करके जनता की भावनाओं को भड़काते हैं, जनता की भावनाओं से खेलते हैं, ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं, जनता इसका विरोध करती है। उनको इस अपने वक्तव्य पे भारत की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और हमने आज विरोध स्वरूप अमित शाह जी का पुतला यहाँ पे जलाया है और अपना रोष व्यक्त किया है। वैभव जैन एडवोकेट, शहर कांग्रेस महासचिव। कि सर, जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर साहब संविधान के निर्माता, भारत रत्न सम्मानित, जिसे पूरा देश
आज मानता है, पूछता है। जिन्होंने सबको समानता का अधिकार दिया, आरक्षण का अधिकार दिया, सबको समानता दी, ऐसे नेता, ऐसे भारत रत्न को जिस तरह से जो नेता भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जो खुद तड़ीपार है, वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर क्या लगा रखा है। अरे क्या अम्बेडकर अम्बेडकर लगा रखा है? आज अम्बेडकर साहब नहीं होते तो तुम इन पदों पे बैठे होते थे क्या? बड़ी शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को, संसद में बैठकर तुम ऐसी बातें करते हो, तुम खुद तड़ीपार हो। आज हमने पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। आज हमने अजमेर में इसका विरोध किया, सभी अधिवक्ता गणों ने मिलकर के, और अगर जल्द से जल्द अमित शाह ने अगर माफ़ी नहीं मांगी सबके सामने तो हमारा प्रदर्शन और भी जारी रहेगा। और जिस तरीके से पूरे मोदी सरकार पूरे देश को बेचने का काम कर रही है, संविधान को बेचने का काम कर रही है, संविधान को खत्म करने का काम कर रही है, हम उस संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। हम पूरे कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं और अमित शाह का विरोध करते हैं। अजमेर सेशन कोर्ट के बाहर आज एक महिला के प्रेम प्रसंग को लेकर हंगामा हो गया। महिला जो शादीशुदा और 2 बच्चों की मां है, अपने पति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने के लिए आई थी। महिला उत्तराखंड की निवासी और पिछले 6 महीने से उस व्यक्ति के संपर्क में थी। जब वे कोर्ट के बाहर पहुंचे तो वकीलों ने उन्हें घेर लिया। महिला का पति भी मौके पर पहुंचा और उसे खींचने लगा। बाद में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया। महिला का कहना था कि वह अपनी मर्जी से आई है और अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। अब यह देखना होगा कि ये मामला कैसे आगे बढ़ता है। कैसे संभाल रहा हूँ, नाश्ता पानी कर रहा हूँ। मेरी वाइफ को भगा के ले जा रहा है ये बंदा। कौन? इधर देखो, इधर भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हो? मैं मनाली से, मेरी वाइफ मनाली से है और मैं मेरे का जन्म स्थान है। आपको जबरदस्ती लेके जाना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल जबरदस्ती लेके जा रहा है। आपको जबरदस्ती लेके जाना चाहिए? मेरी आप जा रहे हो मर्जी से, जा रहे हो मर्जी से। अरे आपका पति है क्या? ये पति है क्या? बच्चे कितने हैं? पति तो इसको क्यों छोड़ दिया, बच्चों को क्यों छोड़ दिया? और बच्चे झगड़ा करते हैं। बच्चे मकान मालिक गवाह है। अगर मैंने कभी तेरे को हाथ उठाया हो, मकान मालिक गवाह है। आज 2 साल से रह रहा हूँ, मकान मालिक गवाह है। मकान मालिक गवाह है। नहीं रहना चाहती बस। अरे आप जाना चाहते हो अपने पति के साथ? नहीं जाना चाहती हो? नहीं तो बच्चों का क्या होगा? ये सोमवार की भागी हुई है। ये बंदा इसको लेने आता, घर पे आया लेने के लिए। सोमवार से भागी हुई है 12 बजे के समथिंग। तुम्हें कैसे पता चला ये अजमेर है? मैंने इसको ढूंढा ढांडी बहुत की। मैंने अपने मिलने वाले यार दोस्तों से पूछा तो किसी ने बताया कि मैंने आप भाभी को कोर्ट में देखा। मैं तुरंत आया, भागा भागा, अभी पकड़ा इसको मैंने कोर्ट के अंदर। बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? बच्चे स्कूल सुबह 10 से 4 का टाइम है, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। मेरा लाइट फिटिंग का काम है, बिजली का। अजमेर में ही मेरे को 2011 से अजमेर में ही हूँ मैं। यहाँ छोरे को कैसे जानते हो? वो छोरा इसके साथ में है। जानते कैसे उसको? मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता इसको कौन है कौन नहीं। ये भी अजमेर में? हाँ जी, ये भी मेरे साथ में ही थी। हाँ जी, ये लड़का कहाँ है? ये लड़का नागफणी का, बड़ी नागफणी का। खराब हो रहा है, बड़ी नागफणी का लड़का है ये, बड़ी नागफणी। और गैंगस्टर आदमी है ये, इसके गैंग में गैंगस्टर आदमी। मैंने सारा कुछ इसके बारे में पता कर लिया। इसकी फोटो पड़ी है मेरे पास में, फेसबुक पे फोटो। ये आरोप लगा रहे हैं इनकी बीवी को। कोई जबरदस्ती नहीं भैया, कोई जबरदस्ती नहीं है। हम प्यार करते हैं, ये खुद भी करती है। हम 6 महीने से जानते हैं और हम दोनों राजी हैं भैया। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी वाइफ भी किसी के साथ में जा चुकी है सर। मेरे 3 साल की बच्ची है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक बाप हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ और ये भी समझ सकती है। ऐसा कुछ मेरे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये खुद अपनी मर्जी से आई है। मर्जी से जा रहा है प्लीज है या इसका यहाँ पर कोई नहीं अजमेर में। इसको बेला चुपला कर लेके जा रहा है ये। बेला चुपला के नहीं, बेला फुसला के। इसका कोई नहीं है यहाँ पर, इसका यहाँ पर कोई नहीं है। अलवरगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से कैर की लकड़ी से भरा हुआ एक ट्रक जब्त किया। पुलिस ने ट्रक को नारेली के पास रोककर जब तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में अवैध लकड़ी पाई गई। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दिनांक 16-17 रात्रि को दौरान गश्त हमारी पुलिस टीम को एक ट्रक मिला जिसमें अवैध लकड़ी मिली जो खेर की थी, जिस पर लकड़ियों को जब्त किया गया, ट्रक को जब्त किया गया और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और जिसमें प्रकरण दर्ज कर वन अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। कहाँ पकड़ा?
ये नारेली हाईवे पे। कौन है आरोपी, कितने जने हैं? आरोपी एक ट्रक चालक था, उसको गिरफ्तार किया। क्या नाम है उसका? आरोपी का नाम है कमाल अख्तर। पूछताछ में क्या आया सामने, क्या लेके जा रहा था? ये बिहार का रहने वाला है। हाँ, बिहार का रहने वाला है और सिरोही की तरफ से कई जंगल से भर के लाया होता है, क्या जिसकी अनुसंधान लगता किया है जा रहा चोरी का माल तो नहीं है? है। हाँ, संभवतः चोरी का लग रहा है। अच्छा, क्या कहाँ का ये? ट्रक नंबर है RJ09 चित्तौड़ पासिंग है GB 9398। इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है और कहाँ से लाया है, कहाँ ले जा रहा था, इसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। आपका नाम होता? गणपत लाल SI, पुलिस थाना अलवर गेट अजमेर। अलवर गेट थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पर 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। आरोपी ने अनेक महिलाओं से लोन दिलाने के नाम पर उनके ATM और अन्य दस्तावेज ले लिए और लोन पास करने के बाद उनके बैंक से राशि निकालकर फरार हो गया। इस संबंध में अलवर गेट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक महिला ने शिकायत देनी है कि एक व्यक्ति जिसका नाम राजवीर है, जिसने अपने आप को पुलिसकर्मी बता के हमारे को लोन दिलाने का झांसा दे के अलग अलग तरीकों से हमारी राशि हड़प ली है। हमारे ATM कार्ड और चेक बुक्स और इत्यादि डॉक्यूमेंट भी अपने पास है उसके पास। और उसने अलग अलग महिलाओं से व्हीकल लोन है, अलग अलग सामान का लोन दिलवा के झांसे में रख के धोखाधड़ी की है, जिस पर धारा 420 IPC में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। क्या बोला महिला को, किस तरह का बातों में उलझाया उसने? बातों में उलझाया कि मैं अपने आप को, मैं पुलिसकर्मी हूँ, आपका लोन दिलवा दूंगा। और अलग अलग बैंकों से, फाइनेंस कंपनियों से लोन दिलवा के झांसे में लिया उसने। तो महिला का नाम क्या है? काफी अलग अलग महिला हैं। ये एक महिला कल्याणीपुरा की रहने वाली, इसके अलावा 4-5 महिला और भी हैं। क्या नाम? अलग अलग नाम है। इसका नाम बबली नाम है जी। कितने का क्या लोन बोला, कितना पैसा? अब तक करीबन 18 लाख के लगभग का जानकारी में आया है धोखाधड़ी की है। इसके अलावा भी अनुसंधान में और जानकारी में आएगा। ये कहाँ का बताया उन्होंने, पुलिस वाला यहाँ का ही बताएगा अजमेर का ही? हाँ, स्थानीय बताना। क्या नाम है इसका पुलिस वाले का? इसका राजवीर नाम से बताया उसने। राजवीर नाम का है, यही अजमेर का रहने वाला है। नाम बताओ। गणपत लाल SI, पुलिस थाना अलवर गेट। तीर्थनगरी पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर की सुरक्षा को लेकर ATS SOG सुरक्षा एजेंसी की ERT टीम ने निरीक्षण किया। ADG VK सिंह के निर्देशन में ये टीम मंदिर के तीनों गेट पर तैनात 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची। पुलिस बल के साथ केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। ATS के एडिशनल SP नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस निरीक्षण के दौरान पुष्कर थाना प्रभारी घनश्याम सिंह राठौर भी मौजूद रहे। 25 हथियारबंद कमांडो की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था का गहन मूल्यांकन किया। श्रीमान ADG साहब SOG ATS VK सिंह साहब के निर्देश के अनुसार आज ERT टीम के सहित यहाँ ब्रह्मा मंदिर पुष्कर की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुष्कर थाने के इंचार्ज घनश्याम सिंह जी मौजूद रहे, सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, इसीलिए आया। कितने जने टीम आई थी? हाँ जी, कितनी टीम है सर? टीम में करीब 25 आदमी हैं कमांडो हमारे। ये थानेदार साहब हैं हमारे ताराचंद जी, मैं स्टाफ SOG ATS का। कहाँ का निरीक्षण हुआ? ये ब्रह्मा मंदिर पुष्कर का लिया। ब्रह्मा मंदिर। आपका परिचय? मैं नरेंद्र प्रताप सिंह, एडिशनल SP। पुष्कर अंबेडकर सर्किल पर भीमसेना और सर्व समाज के बैनर तले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भीमसेना के पूर्व उपाध्यक्ष गोपाल तिलोनिया ने कहा कि अमित शाह को डॉक्टर अंबेडकर के योगदान का ज्ञान नहीं है, उनका बयान देश और समाज का अपमान है। प्रदर्शनकारियों ने शाह से माफी की मांग की। पुष्कर अंबेडकर सर्किल पर अनुसूचित जाति एवं सर्व समाज द्वारा जो केंद्र की सरकार में गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने 2 दिन पूर्व बाबा साहब अंबेडकर के प्रति जो गलत टिप्पणी करी, उसको लेकर आज हमने विरोध स्वरूप उनका पुतला दहन किया है। और सर्व समाज में एवं अनुसूचित जाति समाज में भारी आक्रोश है इसको लेकर, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब के लिए कहा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। एक फैशन चल रहा है, ये फैशन नहीं, एक ब्रांड है अम्बेडकर साहब। अम्बेडकर साहब को भारत ही नहीं अभी तो पूरा विश्व मानता है।
और इसलिए उनको बाबा साहब कहा जाता है, जिन्होंने देश का संविधान लिखा और भी कई उन्होंने जैसे कार्य किए। तो इसको लेकर हम सर्व समाज में, एससी समाज में भारी आक्रोश है। उसको लेकर आज हमने पुतला दहन किया है और हम सरकार से और मोदी जी से यही मांग करते हैं कि अमित शाह जी एक तो माफ़ी मांगे और उनको बर्खास्त करें पद से। गोपाल तिला। भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा और शालीनता का प्रतीक साड़ी को लेकर सिंधी लेडीज क्लब ने बड़े धूमधाम से विश्व साड़ी दिवस मनाया। क्लब की महिलाओं ने विभिन्न प्रांतों और शैलियों की साड़ियां पहनकर कैटवॉक भी किया। इस विशेष अवसर पर बेटियों बहुओं से लेकर नानी दादी तक सभी ने अपनी अपनी पसंदीदा साड़ी पहनकर इस दिन को खास बनाया। अजमेर भारतीय संस्कृति की पहचान और गरिमा का प्रतीक साड़ी को लेकर सिंधी लेडीज क्लब ने विश्व साड़ी दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया। इस खास अवसर पर क्लब की महिलाओं ने विभिन्न प्रांतों और शैलियों की साड़ियां पहनकर स्वामी कॉम्प्लेक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस आयोजन में बेटियों बहुओं से लेकर नानी दादी तक सभी ने अपने अपने अंदाज में साड़ी पहनकर इस दिन को खास बना दिया। क्लब की अध्यक्ष ने सिंपल पल्लू के साथ अपनी साड़ी पहनी, जबकि भारती बेलानी और नीतू बम्बानी ने बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कंचन कटवानी ने दक्षिण भारतीय सिल्क साड़ी पहनी तो वहीं कोमल लालवानी ने मुमताज स्टाइल में साड़ी की शोभा बढ़ाई। नीतू मोटवानी ने बेल्ट के साथ साड़ी पहनी, जबकि ममता साधवानी और कांता मानकानी ने एम्ब्रॉयडरी साड़ी पहनी। दिव्या सिरनानी ने साड़ी के साथ जैकेट पहना और नीलम शर्मा ने बिहू साड़ी पहनकर विशेष ध्यान आकर्षित किया। इस मौके पर नेहा जयसिंघानी, आशा राजवानी और दया बागचंदानी ने सिल्क रेखा स्टाइल में साड़ी पहनी। ललिता इडानी ने मराठी स्टाइल में साड़ी पहनकर इस आयोजन को और रंगीन बना दिया। मुस्कान जसूजनी ने इंडो वेस्टर्न स्टाइल में साड़ी पहनकर एक नया ट्रेंड सेट किया। सुनीता तोलानी ने साड़ी के साथ पैंट पहनकर पारंपरिक और आधुनिकता का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया, जबकि सुनीता भक्तानी ने कोटा साड़ी पहनकर अपनी साड़ी की विविधता को प्रदर्शित किया। कुसुम आर्य ने महेश्वर साड़ी के साथ सिंपल कोट पहनकर अपनी शालीनता को और बढ़ाया। इस अवसर पर दिशा प्रकाश कृष्णानी ने क्लब के साथ मिलकर इस विशेष दिवस को एक अलग ही अंदाज में मनाया। उनके नेतृत्व में सिंधी लेडीज क्लब ने साड़ी के प्रति अपनी प्रेम और सम्मान का अद्भुत प्रदर्शन किया। 21 दिसंबर को विश्व साड़ी दिवस के रूप में मनाने की यह अनूठी पहल निश्चित ही अजमेर में सिंधी लेडीज क्लब की छाप छोड़ने में सफल रही है। साड़ी, जो कि भारत का पारंपरिक परिधान है, इस आयोजन के माध्यम से एक बार फिर लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाई है। 21 दिसंबर 2024 क्या है? साड़ी डे, वर्ल्ड साड़ी डे। साड़ी स्पीक का एक बहुत बड़ा ग्रुप भी है, अपने पूरे एशिया का ही है ना, भारत में नहीं कह सकते क्योंकि एशिया का ही ग्रुप है। और उस एशिया के ग्रुप में अगर आप एपी पे जाओगे, फाउंड आउट करोगे तो साड़ी स्पीक डे होता है। और साड़ी स्पीक डे इस बार 21 को है। जैसा कि भैया ने कहा कि आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है, बट अपन 21 को क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा खुद का फंक्शन है न्यू ईयर का। तो इसलिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं साड़ी डे मनाने के लिए, जिसमें एसएलसी सिंधी लेडीज क्लब की 25 महिलाओं ने पार्ट लिया है। और 25 ही महिलाओं ने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, हर किसी ने साड़ी पहनी। हमारे पास एट द मोमेंट ये कॉज आया कि हमारी जो पार्लर मेंटेन करती है, यहाँ जो मेकअप आर्टिस्ट है, वो नहीं आ पा रही है। तो एट द टाइम हमारे ही क्लब की नीलम, उनकी बिटिया लारा ने आके और सबको एक अलग लुक दिया। इसके उसके लिए तो जोरदार तालियां बनती हैं। और उसी ने एक प्रोग्राम को संभाला। अगर नहीं आती तो शायद मोरल तो डाउन हो ही रहा था सबका कि यार हम तो घर से ऐसे ही पहन के आने वाले। तो इसलिए आज हम मना रहे हैं साड़ी डे, सिंधी लेडीज क्लब अजमेर। हमारे भारत में अलग अलग टाइप की ड्रेसेस वेयर की जाती है, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, साउथ इंडियन। और जैसे आपको पता है कि अपने जो ये पहनते हैं महाराष्ट्र लुक में भी 3 से 4 वैरायटीज होती है साड़ी की, जिसको नौवारी भी बोलते हैं और बहुत सारे अलग अलग टाइप की बोलते हैं। तो इनमें से मैंने ना एक ही जगह को महाराष्ट्र लुक पहनाया है, ललिता दी को। तो अब स्टेज पे आएंगे तो आप देख सकते हैं। और 2 से 3 जगह को मरमेड लुक पहनाया है। और एक को जो फेमस करीना कपूर है, उनका लुक दिया है पू का, जो एक मूवी में था। और वो मुझे पता नहीं है, एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज।